सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की समरी फॉर द डेट 7 जनवरी 2022। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंटेंट। तो जीएस पेपर 2 में यहाँ पास बात कर रहे हैं हम लोग एफसीआरए रजिस्ट्रेशन फॉर एनजीओज, जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए यहाँ पास रूल्स निकाले थे एनजीओ के लिए और रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया था, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कजाकिस्तान में अभी अनरेस्ट चल रहा है और कैसे सीएसटीओ की जो फोर्सेस है वहां उसने इंटरवीन किया है इस अनरेस्ट से डील करने के लिए, वो डिस्कस किया गया है। जीएस पेपर 3 में हम देखते हैं 3 आर्टिकल। पहला आर्टिकल है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जो कि आरबीआई डिक्लेयर करता है। तो उसने हाल में ही 3 बैंक्स को, जो कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई है, इन तीनों बैंक को बोला है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर आवर नेशन। उसके बाद यूज ऑफ ड्रोन्स, हाल ही में ड्रोन्स का जो इस्तेमाल बढ़ गया है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और क्या क्या रेगुलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लाया है वो सब डिस्कस करेंगे। फिर अभी हाल में ही जो पंजाब में पीएम मोदी की जो गाड़ी को रोका गया था ओवर अ ब्रिज, तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज द फोर्स जो कि प्रोवाइड करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी सर्विसेज। और फिर 2 प्रीलिम स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं। पहला आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हम लोग देखेंगे, मैप में देखेंगे जो और कौन कौन से कंट्री उस रीजन में है ये देखेंगे। और उसके बाद सी ड्रैगन एक्सरसाइज, जो यूएस मिलिट्री लेड एक एक्सरसाइज है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रजिस्ट्रेशन फॉर एनजीओज। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो बोला जा रहा है कि 6000 एनजीओज हैं, उन्होंने यहाँ पास एफसीए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उनमें से 3 बड़े यहाँ पास आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, एनजीओज के नाम भी दिए गए हैं। पहला आपका तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्स है, रामकृष्ण मिशन है और शिरडी की श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट भी है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एफसीआरए में रजिस्टर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप फॉरेन फंड्स या डोनेशन ले सकें। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये रजिस्ट्रेशन बहुत सारे एनजीओज का करवाना था 2022 और 2021 में। तो कुछ लोगों ने तो अप्लाई भी किया, तो उसमें 179 लोगों एनजीओज के रजिस्ट्रेशंस को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ 5789 एसोसिएशंस ने तो अप्लाई ही नहीं किया। और इस पूरे जो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज है उसके बाद एफसीए रजिस्टर्ड एनजीओज की संख्या या नंबर्स घट गई है 22,762 से 16,907 पे, है ना। तो एफसीआरए रेगुलेट करता है एनजीओ फंडिंग को कैसे करता है। तो सबसे पहली बात तो ये इसलिए करता है ताकि कोई भी फॉरेन डोनेशन या कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करे। पहली बार इसे इनैक्ट किया गया था 1976 में और इसे अमेंड किया गया था ईयर 2010 में और हाल ही में 2020 में। जो सेक्शन 5 है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 का, वो यूनियन गवर्नमेंट को अनचेक्ड और अनब्राइडल्ड पावर्स देता है। काफी एक्सट्रीम लेवल के पावर मिल जाते हैं इसे, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल नेचर का घोषित कर सकता है और डिनाई कर सकता है इसको एक्सेस टू फंड्स फ्रॉम अब्रॉड सोर्सेज। आपका जो एफसीआरए है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो बोलते हैं कि ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पे अप्लाई होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई होते हैं जो कि इंडिया के बाहर भी रहें, या फिर उन कंपनीज का जो कि आपका इंडिया के बाहर है लेकिन रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, उन पे भी ये एक्ट आपका अप्लाई करता है। साथ ही साथ ये एक्ट कवर करता है इंडिविजुअल को, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, किसी भी एसोसिएशन को या रजिस्टर्ड कंपनी को। इस एक्ट के अंदर एक प्रायर रेफरेंस कैटेगरी है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक फॉरेन डोनर को आपको प्रायर क्लियरेंस लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अगर उसे डोनेट करना है किसी एनजीओ में। तो ये है प्रायर रेफरेंस कैटेगरी, है ना।
तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है कि फॉरेन डोनर को यहाँ पास क्लियरेंस लेना पड़ता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब जो लेटेस्ट जो 2020 में अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उनको लेके क्रिटिसिज्म भी काफी आया है। तो क्या क्या अमेंडमेंट है? पहला तो ये है कि बोल रहे हैं कि जितने भी एनजीओज हैं उनको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिल्ली में जाके, है ना। तो इसको बोल रहे हैं कि एनजीओज का कहना है कि अगर हम रूरल एरिया में हैं या फिर हम दिल्ली से काफी दूर रहते हैं, मान लीजिए हमारी एनजीओ केरल की है, तो ये हमारे लिए काफी कम्बरसम हो जाएगा। तो ये एक 2020 अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं एफसीआरए एक्ट के बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है। तो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए के अंडर कोई भी ऐसा डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर है जो कि फॉरेन सोर्स से आपको किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई अगर आपको पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट दे रहा है तो वो यहाँ पास अकाउंट में नहीं लिया जाता है। और साथ ही साथ वो अगर एक स्पेसिफिक सम से ज्यादा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है तो भी वहां पास उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्पशन मिल सकती है। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो उसमें एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन पहला है आपका कि कोई भी फी जो कि आपको आपने अगर कोई गुड दिया, कोई सामान दिया है किसी फॉरेनर को या उसे कोई सर्विस प्रोवाइड की है और उसके बदले में अगर आपको कोई फी मिल रही है तो ये एफसीआरए एक्ट में वो कवर नहीं होता है। साथ ही साथ अगर कोई एनआरआई अगर पैसा भेज रहा है किसी एनजीओ को, देन ऑल्सो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब कौन कौन लोग इस एक्ट के हिसाब से, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, है ना। कौन कौन से वो लोग हैं? तो एक तो हो गया कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स इंडिया में, वो कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो नहीं ले सकता है। कोई अगर जज है तो वो नहीं ले सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई भी एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी में काम करता है वो भी नहीं ले सकता है। और मेंबर ऑफ किसी भी लेजिस्लेचर के यहाँ पास फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ऑफिस बियरर्स भी यहाँ पास फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते। इन सब पे पूरी तरीके से बैन है फॉरेन फंड लेने को। तो ये हमने देखा अभी आपका एफसीआरए एक्ट, है ना। अब जाते हैं अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल आपका है इंटरनेशनल रिलेशन से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें बात कर रहे हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो सीएसटीओ है ये अभी कजाकिस्तान में अनरेस्ट को शांत करने के लिए पहुंचा है। लेकिन ये अनरेस्ट हो क्यों रहा है? तो बोल रहे हैं कि ये बहुत स्टेबल रिपब्लिक था, एक्स सोवियत रिपब्लिक है। पहले ये आपका यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एक कंट्री बनी थी कजाकिस्तान करके। अब कजाकिस्तान इज वेरी स्टेबल, लेकिन यहाँ पास अभी और काफी यहाँ पास ऑयल रिच भी कंट्री है ना, ये काफी ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन यहाँ पास फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उसी के ऊपर प्रोटेस्ट यहाँ पास किया जा रहा है। और ये इतना सीरियस हो गया है कि सीएसटीओ को इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, सीएसटीओ को तो इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन ये है क्या? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 6 कंट्रीज की जो 2002 में आई है। और इसका ओरिजिन आपको ट्रेस करना है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑफ 1992 टैशकेंट ट्रीटी में आपको मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको है मॉस्को में, जो कि रशिया में पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव सीएसटीओ के हैं कि स्ट्रेंथन करना है पीस और इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी मेंबर स्टेट्स की बचाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सीएसटीओ के। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? पहला कंट्री है अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, द रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। तो ये 6 कंट्रीज मिलके आपका सीएसटीओ के मेंबर्स हैं। अब मेंबरशिप अगर आपको मिल रही है तो उसका कुछ फायदा भी और आप पे कुछ कंस्ट्रेंट भी लगाए जाते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट ये है कि आप किसी और मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप नाटो को ज्वाइन करना चाहें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और ये इसमें फायदे क्या क्या है आपको? तो ये है कि अगर कोई तीसरा कंट्री का मिलिट्री एग्रेशन हो रहा है तो ये सीएसटीओ आपको बचाएगी। और अगर किसी भी एक कंट्री पे खतरा होता है तो माना जाता है इन सभी कंट्रीज पे एक एग्रेशन, और आप किसी एक कंट्री पे एग्रेशन कर रहे हो तो वो माना जाता है कि सभी सिग्नेटरी के खिलाफ वो एक एग्रेशन है। तो ये सारे मेंबरशिप के फायदे भी हैं कि आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा। और यू स्टैंड एज अ ग्रुप, ये 6 कंट्री एज अ ग्रुप स्टैंड कर जाएंगी जब भी कोई
तीसरा कंट्री किसी एक भी कंट्री पे हमला करे। तो अब इसके साथ ही हमारा खत्म होता है CSTO का आर्टिकल। अब देखते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 में आर्टिकल है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBS, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है उसकी लिस्ट 2021 के लिए निकाली है। इस लिस्ट में जगह मिली है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ICICI बैंक को और HDFC बैंक को। अब लेकिन ये है क्या, बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं वो आपके ऐसे बैंक्स हैं जो कि हमारे नेशन के लिए टू बिग टू फेल है। अगर वो फेल हो जाएंगे तो फिर आपका कंट्री इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चले जाएगा। तो इसे बनाया कब गया था, ये लिस्ट आया कब था, जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में। उसके बाद आरबीआई इस तरह की लिस्ट को लेके आया था। और अगर इस तरह कोई भी जो बैंक है जो आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, अगर वो डिस्ट्रेस में जाता है तो गवर्नमेंट उस बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर वो क्योंकि अगर वो बैंक फेल करेगा तो एक डिस्ट्रप्शन हो जाएगा कंट्री के पूरे इकोनॉमी पे। और इस लिस्ट को बनाने के लिए आरबीआई बैंक के साइज को देखती है, कॉम्प्लेक्सिटी को देखती है, क्या उस बैंक को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नहीं, इंटरकनेक्टेडनेस क्या है उस बैंक की बाकी बैंक के साथ, और जो स्टेट की रिपोर्ट्स हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स है उस बैंक के बारे में, इन सब चीजों को फैक्टर इन करके आरबीआई यहाँ पास DSIBS की एक लिस्ट निकालती है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की एक लिस्ट निकालती है। अब बोल रहे हैं 2015 से आरबीआई ने रिलीज किया है लिस्ट ऑफ DSIBs और इनको 5 बकेट्स में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। अब जो भी एक बैंक है जिसको अगर वो DSIB में शामिल होना चाह रहा है तो उसका जो टोटल एसेट्स है दैट हैज टू बी मोर देन 2% ऑफ आवर नेशनल GDP। अब इस लिस्ट में आने के आपको कुछ कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो पहला है कि आपको हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स टीयर 1 इक्विटी में रखना होगा, है ना। हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स को आपको टीयर 1 इक्विटी में रखना पड़ेगा। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टर्म है तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मीनिंग ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ नोट बनाया था, रिस्क वेटेड एसेट्स डिटरमाइन करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि कोई भी बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रखना है ताकि अपन रिड्यूस कर सके अपना रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। मतलब आप इंसॉल्वेंट होने से बचने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल रखते हैं, दैट इज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, है ना। तो एक तरह से इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ पास बफर रखना पड़ेगा एज कैपिटल। ओवरऑल यहाँ से ये मतलब निकलता है। प्रीलिम्स में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे तो वी डोंट नीड टू डाइव इनटू डिटेल। आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही बात कर रहे हैं कि क्यों उनकी जरूरत है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग सिस्टम और ओवरऑल इकोनॉमी को, ये टू बिग टू फेल होती हैं। और तो इसके साथ ही हमारा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, बार बार डोमेस्टिकली बोल रहा हूं लेकिन इट्स डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का आर्टिकल होता है खत्म। अब जाते हैं हम अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल आपका बात कर रहा है ड्रोन्स के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पास हमारे यहाँ ड्रोन की रेगुलेशंस को निकालता है ना। और उसने एक नोट भेजा है कि कैसे कैसे आप ड्रोन को यूज कर सकते हैं। सभी मिनिस्ट्रीज को बोला है कि यू कैन यूटिलाइज ड्रोन्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कैसे कैसे नोट में क्या क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को के बारे में कहना है कि आप इसको सर्वेलेंस के लिए कर सकते हो, सिचुएशनल एनालिसिस के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, वीवीआईपी के सिक्योरिटी के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बोल रहे हैं कि ड्रोन्स को आप कॉम्बैट में यूज कर सकते हो, कम्युनिकेट करने के लिए रिमोट एरियाज में, और बहुत बार दूसरे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भी आप यहाँ पास अपनी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हो कितना मल्टी फैसेट यूज है यहाँ पास ड्रोन्स का। एंड दिस इज अ पोटेंशियल पीटी क्वेश्चंस, है ना। आराम से दे सकते हैं कि गिवन आर द लिस्ट दे देंगे कि क्या क्या ड्रोन्स के
ये यूजेस हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो ये एक सवाल बन सकता है, तो पढ़ लेते हैं सारे हम ड्रोन्स के फायदे को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को बोला है कि आप डिलीवर कर सकते हो मेडिसिन, कलेक्शन कर सकते हो सैंपल्स फ्रॉम रिमोट या फिर पैंडेमिक अफेक्टेड एरिया। तो कोविड के टाइम में भी ड्रोन से बोल रहे हैं सैंपल कलेक्शन आप कर सकते हो। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और पावर मिनिस्ट्रीज है कि आप अपने सर्वेलेंस, अपने एसेट्स की सर्वेलेंस कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की सर्वेलेंस कर सकते हैं, थेफ्ट प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आप रिफाइनरीज में। और आप प्लानिंग में, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट मल्टी फैसेटेड यूज है, तो वो सब यहाँ पर हाईलाइट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सभी मिनिस्ट्रीज को। अगला है कि कैसे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री यूज कर सकती है, तो बोलते हैं आप एंटी पोचिंग एक्शंस के लिए कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन असेसमेंट और एविडेंस गैदरिंग। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बोल रहे हैं कि आप हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं, जहां पास डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस में आप बहुत कम पैसों में आप वहां की फुटेज ले सकते हो, आपको आदमी भेजने की जरूरत नहीं, आप ड्रोन से वहां की फोटो ले सकते हो। और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि आप लो एल्टीट्यूड शूटिंग कर सकते हो विदाउट नॉइज, और प्रिवेंट कर सकते हो डस्ट पॉल्यूशन और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना। तो ये सारे थे आपके कुछ यूजेस इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इसको बढ़ावा दे रही है। तो एक पीएलआई होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यहाँ पास 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पास यूनियन गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपीस का पीएलआई दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बोला है कि अगर आप इतना सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको एक पूरे इंडस्ट्री को ओवरऑल एज अ 120 करोड़ का यहाँ पास मदद किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पास मिनिस्ट्री ने ड्रोन रूल्स निकाले थे 2021 में, जिसने ईज किए थे रेगुलेशंस, यहाँ पास रिड्यूस किए थे नंबर ऑफ फॉर्म्स जो कि फिल करने थे आपको ड्रोन के लिए ऑपरेट करने के लिए। 25 पहले नंबर ऑफ फॉर्म्स थे, उनको अब 5 कर दिया गया है। और डिक्रीज कर दिया गया है जो टाइप ऑफ फीस चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द ऑपरेटर, जो 72 तरह के फीस थे उनको हटा के 4 कर दिया गया। तो एक तरह से ओवरऑल रेगुलेशन को ईज किया था विद द हेल्प ऑफ ड्रोन रूल्स 2021। अब यहाँ पास स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत क्यों है, तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि ड्रोन कैसे एक्सप्लोसिव डिवाइस को ड्रॉप करने के लिए यूज किया गया था एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में, जम्मू में यहाँ पास एक एक्सप्लोसिव डिवाइस को गिराया गया था। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान में जो बेस्ड आउटफिट्स हैं उन्होंने स्मगल किया है यहाँ पास हथियार को, एमिनेशन को और ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल फिगर है उसके हिसाब से 167 ड्रोन साइटिंग्स आपको रिकॉर्ड किए गए हैं बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान में इन 2019, और 2020 में यहाँ 77 सच साइटिंग्स थे। और यहाँ पास एक बोल रहे हैं कि जो इस इंडस्ट्री का जो प्रोलिफरेशन है उसका एक बहुत अनइंटेंडेड यूज हो सकता है कि एक ड्रोन अटैक किया जा सकता है इनटू द मेजर सिटीज, इनटू द मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो इसके कारण भी बोल रहे हैं यहाँ पर ड्रोन को रेगुलेट करने की जरूरत है। और ड्रोन्स बोल रहे हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी काफी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं और उनको बहुत इजीली, आजकल तो टेक्नोलॉजी काफी इजीली एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी नॉन स्टेट एक्टर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आपका ड्रोन के बारे में एक आर्टिकल। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट। अभी हाल ही में हमने देखा था कैसे पीएम मोदी के वो कॉन्वो को रोक दिया गया था, पंजाब के होशियारपुर जा रहे थे रास्ते में तो एक ब्रिज पे रोकना पड़ा था। तो उसी के रेफरेंस में ये आर्टिकल है। तो बोला जा रहा है कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट यूज कर सकती है अगेंस्ट द पंजाब पुलिस ऑफिसर्स जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे सिक्योरिटी लैब्स को लेके, है ना। और देखते हैं तो कैसे इस एक्ट को यूज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 14 ऑफ जो एसपीजी एक्ट का है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंस टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जब पीएम का मूवमेंट होता है ना। तो जेनेसिस ऑफ एसपीजी देखते हैं तो ये पोस्ट आपका जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, उसके बाद इसको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी सेटअप बाय होम मिनिस्ट्री।
और शुरुआत में इसको स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट क्या कहा जाता था, और लेकिन इसको 1985 अप्रैल में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना दिया गया है। और ये फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने एक दूसरा पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1988 में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, जिसका जिसका मेन आपको जस्ट ये था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन और रेगुलेशन करना था, एक आर्म फोर्स बनानी थी और उसका रेगुलेशन करना था हमारे यूनियन के लिए, ताकि प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी दिया जा सके प्राइम मिनिस्टर को और साथ ही साथ उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी। तो कुछ दिन पहले तक ये आपको एसपीजी सोनिया गांधी और उनके बच्चों को मिला हुआ था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में से वापस ले लिया था। और ये एसपीजी था, वो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो भी 2019 में यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने उसे भी रिपील कर लिया था, और जेड प्लस सिक्योरिटी उसके जगह जगह पे मिल गई थी। तो इसके साथ ही खत्म होता है नाम है एसपीजी एक्ट। अब देखते हैं प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्या क्या यहाँ पास है। तो यहाँ हॉर्न और ऑफ अफ्रीका के बारे में डिस्कशन है। ये डिस्कशन क्यों लाइमलाइट में आया है, क्योंकि चाइना यहाँ पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन के लिए एक स्पेशल इन्वॉय यहाँ पास उसका नाम घोषित करने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन इस आर्टिकल से ये निकालना है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को में मेन है, मतलब कि कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें आपका इरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, जिबौती और सोमालिया, ये चारों कंट्री मिलके आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताते हैं। और ये जो गल्फ है यमन और सोमालिया के बीच में है ना, यमन और सोमालिया के बीच में जो ये गल्फ है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, है ना। गल्फ ऑफ एडन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कंट्रीज जो आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका को इंस्टीट्यूट करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रीलिम्स के लिए इतना काफी है इस आर्टिकल से। फिर सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम स्पेसिफिक। तो एक सी ड्रैगन एक्सरसाइज है क्या, ये एक आपका मल्टी लैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब पनडुब्बी, जो जहाज आपका पानी के नीचे रहता है, उनको उनके उनसे बचने के लिए एक वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो इसके पार्टिसिपेंट्स को याद करना बहुत आसान है अगर आपको क्वाड के बारे में पता है। तो क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, आपका आता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, और साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा कंट्री याद कर लीजिए, कनाडा और साउथ कोरिया। तो ये 6 कंट्री मिलकर यहाँ सी ड्रैगन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको लीड करता है यूएस, है ना। और इसका मेन जो पर्पस है कि एक साथ यहाँ पास आप ऑपरेट कर सकें, ताकि कोई भी ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इंडो पैसिफिक रीजन में आए तो उसे डील कर सकें। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।